हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। स्वागत है आपका हिंदी के इस लेक्चर में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक। तो ये आपकी हिंदी की 8वीं वीडियो है, यानी कि 8वां चैप्टर है। और इस वीडियो में आपको कारक कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, यानी कि नॉर्मल लेवल से लेके हार्ड लेवल तक आपको कारक कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने अगर कारक को पढ़ा है तो आपने एक रट्टा मारा होगा कुछ इस टाइप से कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से संबंध का के नाने नि अधिकरण में पर संबोधन है अरे ए ओ। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक रट्टा मारा होगा। लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं उनको आप यहां से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको आप यहां से सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कारक कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल जाए तो आप उसको इजीली से कर लोगे। ओके, तो आज हम कारक को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले कारक आपको पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। देखो, हम कारक को ऐसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं होगा कि कारक है क्या, कारक हम बोलते किसको है, तो कारक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। ठीक है, तो कारक क्या होता है? ऐसा शब्द जो कर्ता कर्म क्रिया को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ऐसा शब्द जो कर्ता कर्म और क्रिया को जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं कारक। जैसे कि अर्चना ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यहां पे अर्चना क्या है? अर्चना है एक कर्ता जो कि किसी काम को कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कर्ता। तो अर्चना क्या है? एक कर्ता है। उसके बाद कर्म क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि कर्म बोलते हैं काम के नाम को। तो अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि कर्म काम के नाम को बोला जाता है। ठीक है, और किसी चीज को करना तो उसको हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, तो यहां पे क्या है? पढ़ी, तो ये आपकी है क्रिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? ऐसे शब्द जिनके पीछे हम ना लगा पाए और जिससे एक मीनिंगफुल शब्द बन पाए, या फिर जिसके पीछे ऑलरेडी ही ना लगा हो। ठीक है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, नहाना, जाना, पीना, सोना। ठीक है, तो इन सभी के पीछे ना लगा होता है, तो ये सभी शब्द आपके क्रिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहां पे लिखा हुआ पढ़ी, तो अगर हम पढ़ के साथ ना लगा दें तो आपका बन जाएगा पढ़ना, यानी कि ये आपका एक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिया को पहचानते हैं। तो इन तीनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहां पे ने कर रहा है। ने क्या कर रहा है? इन तीनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अर्चना पुस्तक पढ़ी, इन तीनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कारक कर रहा है, यानी कि ने कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो अर्चना ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें ने क्या है? आपका कारक है। और आप देखिएगा, विदाउट कारक, यानी कि कारक के बिना कोई भी वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहां पे ना को हटा दें तो आप मुझे बोल के बताइए अर्चना पुस्तक पढ़ी, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे कारक का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो आई होप आप कारक की डेफिनेशन समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और आपने इन सभी को रट्टा मार लिया होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, इस टाइप से, है ना? तो वैसे ही आपको ये सब याद तो रखना ही है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बड़ी है। कैसे? अब देखो, ने आपका कर्ता कारक में भी आएगा। ठीक है, ने आपका संबंध में भी आएगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, से आपका कर्ता में भी आएगा। ठीक है, से आपका करण में भी आएगा, और से आपका अपादान में भी आएगा। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, यही हम इसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। तो मैंने आपको पहले बताया कि कर्ता होता क्या है? कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी कि जो कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो कर्ता कारक के कौन कौन से होते हैं? ने, को, से, द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया है। जहां वाक्य में ने, को, से, द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ हो या फिर इनका भाव उत्पन्न हुआ हो, यानी कि भाव छुपा हो। आजकल जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं ना, तो वहां पे ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे इनका भाव छुपा होगा। तो बस आपको वहां पे इनका भाव निकालना है कि किसका भाव वहां पे बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे कारक टिक करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं।
तो पहला एग्जाम्पल है अर्चना ने रोटी खाई। तो यहाँ पे अर्चना क्या है? अर्चना है यहाँ पे कर्ता, जो कि कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो अर्चना यहाँ पे क्या काम कर रही है? रोटी को खा रही है। तो रोटी आपका क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी कि काम का नाम। और कार्य क्या कर रही है? खा रही है। तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, अब खा रही है मतलब खा के साथ अगर हम ना लगा दें तो ये आपका क्रिया बन रहा है। ठीक है, तो खा ना यानी कि खा रही है, खाई, अर्चना ने रोटी खाई। यहाँ पे जो ने है ये कौन सा कारक है? ये यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो ने है वो कौन सा कारक है? तो ने यहाँ पे कर्ता कारक है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो ने है इसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, एक आपको बात ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने याद तो कर लिया कि यहाँ पे ने लगेगा, लेकिन इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस ने का प्रभाव जो है वो कर्ता कारक पर पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अर्चना ने रोटी को खाया, और वहां पे क्वेश्चन में जो टिक की हुई है कि आप मुझे बताइए कि ये को कौन सा कारक है, तो आप क्या करोगे? सर कर्ता में तो को है, तो ये इसका आंसर होगा कर्ता कारक। बिल्कुल गलत। ठीक है, इसमें आपको यह भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इसका प्रभाव पड़ रहा है रोटी पे। तो रोटी आपका क्या है? कर्म है। ठीक है, तो ये आपका कर्म कारक होगा। कर्ता ने कर्म को, तो ये आपका कर्म कारक होगा। तो यहां पे आपको ये भी बात याद रखनी है कि इस को का प्रभाव भी उसी पे पड़ना चाहिए। अब देखो यहां पे इस को का प्रभाव किस पे बढ़ रहा है? रोटी पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे रोटी क्या है? रोटी एक कर्म है, तो ये आपका हो गया कर्म कारक। ठीक है, और यहाँ पे ने क्या है? इस ने का प्रभाव किस पे बढ़ रहा है? अर्चना पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये भी आपको याद रखना है। ये कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि इसका प्रभाव कर्ता पे बढ़ रहा है, और अर्चना क्या है? कर्ता है। देखो, सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है, और क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है, और क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इनको सही कर सकते हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहां पे है, उसके द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। अब किसके द्वारा पढ़ा गया? उसके द्वारा। अब ये उसका क्या मतलब? ये कोई बंदा होगा ना। उसके द्वारा मतलब किसी के द्वारा तो पढ़ा होगा, तो ये क्या है? ये एक कर्ता है। ठीक है, और कर्ता हमेशा आपका संज्ञा या फिर सर्वनाम हो सकता है, या फिर कोई संज्ञा होगी या फिर कोई सर्वनाम होगा। तो यहां पे क्या है? उस मतलब कि ये एक सर्वनाम है। तो उसके द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। तो यहां पे पूछा गया है कि द्वारा कौन सा कारक है? तो द्वारा आपका कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से हमको कारक सही करने होते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल है, राम को कल जयपुर जाना है। तो यहां पे बताओ कि को कौन सा कारक है? अब राम को जाना है, कहां पे जाना है? जयपुर जाना है। तो यहां पे पूछा गया है कि को कौन सा कारक है? तो इस को का प्रभाव राम पे पड़ रहा है, और ये राम जो है ये एक कर्ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्ता कारक। ठीक है, अब देखो यहां पे ना लगा हुआ है, जाना, तो ये क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। ठीक है, अब यहां पे जयपुर है, यानी कि इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। देखो, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े उसको हम बोलते हैं कर्म। ठीक है, अब यहां पे जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है? जयपुर जा रहा है, तो जयपुर आपका कर्म हो गया। ठीक है, अब इस को का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, तो ये कर्ता कारक होगा। ठीक है, अगला देखो, मुझसे आज खेला नहीं जाएगा। तो उसमें मुझे आपने बताना है कि मुझसे कौन सा कारक है। तो यहां पे मुझसे कर्ता कारक है, क्योंकि मुझसे तो ये खुद में एक कर्ता है। ठीक है, मुझसे यानी कि मुझसे, खुद से आज खेला नहीं जाएगा, तो ये खुद में एक कर्ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, अर्चना पुस्तक पढ़ी। अब देखो यहां पे भाव छुपा हुआ है। अब मुझे आप बताओ कि यहां पे कौन सा भाव छुपा हुआ है? अर्चना ने पुस्तक पढ़ी, तो यहां पे ने छुपा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको यही निकालना आना चाहिए कि यहां पे कौन सा भाव छुपा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ने के अलावा यहां पे कुछ और लग सकता है क्या? अर्चना ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यहां पे ने ही होगा ना, तो यहां पे आपका ये कर्ता कारक हो जाएगा फिर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्चना खुद में एक कर्ता है यानी कि संज्ञा है, तो ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कर्ता कारक समझ में आ चुका होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि उसका प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ रहा है तो वो कर्ता कारक होगा, अगर किसी का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है तो वो आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कर्म कारक। अब देखो यहां पे भी को आ गया और यहां पर भी को था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहां पे को का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे को का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, और यहां पे को का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कर्म कारक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्म क्या होता है। तो वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको हम बोलते हैं कर्म। तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि ऐसा शब्द जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े तो उसको हम बोलते हैं कर्म। ठीक है, तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। राम ने रावण को मारा, इसमें आप मुझे बताइए कि को कौन सा कारक है? तो यहां पे को का प्रभाव रावण पे पड़ रहा है, तो रावण आपका क्या है यहां पे? तो रावण यहां पे कर्म है। क्यों है? क्योंकि यहां पे मारा जा रहा है, देखो मारा लिखा हुआ है ना, मतलब मारना, तो ये एक क्रिया है। ठीक है, तो इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो ये हो गया कर्म। ठीक है, और राम हो गया कर्ता, क्योंकि ये क्या कर रहा है? यही रावण को मार रहा है, तो ये कर्ता हो गया। ठीक है, रावण कर्म हो गया, और मारना यानी कि मारा ये आपकी क्रिया हो गई। अब इसमें बताया गया कि को कौन सा कारक है, तो यहां पे को का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहां पे को बताइए कि को कौन सा कारक है? तो को का प्रभाव चोर पे पड़ रहा है, तो चोर एक कर्म है, तो ये आपका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, और यहां पे लिखा गया पकड़ा यानी कि पकड़ना, तो इसके पीछे भी ना लग रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी क्रिया हो गई। चोर आपका कर्म हो गया और पुलिस आपका कर्ता हो गया। ठीक है, तो ये को आपका कर्म कारक है। अगला देखते हैं, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पे मुझे बताइए कि इसमें कौन सा भाव छुपा हुआ है? बालक पुस्तक को पढ़ता है, तो यहां पे को का भाव छुपा हुआ है। ठीक है, बालक पुस्तक को पढ़ता है ना, तो यहां पे को का भाव छुपा हुआ है, और इस को का प्रभाव पुस्तक पे पड़ेगा, तो पुस्तक खुद में एक कर्म है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कर्म क्या होते हैं? जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े, और दूसरी डेफिनेशन इसकी मैंने आपको क्या बताई कि कर्म काम के नाम को बोलते हैं। अब यहां पे क्या है? पढ़ता है यानी कि पढ़ना, तो पढ़ना आपका क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। अब किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव पुस्तक पे पड़ रहा है, तो पुस्तक आपकी कर्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका एक कर्म कारक हो गया। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगला चलो। अगला है चोर दुकान से धन चुराता है। अब देखो इसमें कौन सा भाव छुपा हुआ है बताइए। अब देखो जिसने रट्टा मारा होगा कि कर्ता ने कर्म को, तो वो यहाँ पे को का की ही ढूंढता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है धन चुराता। अब जिसने ढंग से पढ़ा नहीं होगा तो वो इसको छोड़ के आ जाएगा या फिर तुक्का लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाव निकालना आना चाहिए कि यहाँ पे किसका भाव निकल रहा है। चोर दुकान से धन को चुराता है, धन को चुराता है। ठीक है, तो यहां पे को का भाव छुपा हुआ था। ठीक है, तो यहां पे खुद में धन क्या है? धन एक कर्म है। ठीक है, और चुराता यानी कि चुराना, तो चुराना आपका होगी क्रिया। ठीक है, और इस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है धन पे, तो धन खुद में एक कर्म है, तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भाव निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपको नहीं निकालना है तो यहां से डायरेक्टली ही आप पता लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है करण कारक। तो करण कारक में बेसिकली से के द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करण होता क्या है। किसी क्रिया को करने वाला साधन को हम बोलते हैं करण। मतलब अब मैं पेन से लिख रहा हूं, अब मैं पेन से लिख रहा हूं, तो मैं किससे लिख रहा हूं? पेन से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? पेन से। तो ये मेरा पेन है क्या? ये एक साधन है। ठीक है, ये क्या है? साधन है। किसका साधन है? लिखने का साधन है, तो ये पेन आपका करण हो गया। समझ गए? तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ललिता चाकू से फल काटती है। अब किससे काटती है? चाकू से काटती है। ठीक है, और इस से का प्रभाव इस चाकू पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चाकू है क्या? ये चाकू खुद में एक करण है,
देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना करण और कर्म में, ठीक है। ये एक साधन है किसी कार्य को करने का, तो उसको हम बोलते हैं करण, ठीक है। तो चाकू से काटती है, अब काटती मतलब काटना, इसके पीछे ना लग गया, ठीक है। तो काटना आपका हो गया क्रिया, ठीक है। और इसमें फल क्या होगी, इसमें फल आपका हो गया कर्म, क्योंकि फल को काट रहा है और काटने का प्रभाव भी फल पे पड़ रहा है, फल काट रहा है ना, तो फल आपका कर्म हो गया। अब किससे काट रहा है, चाकू से काट रहा है, चाकू क्या हो गया, चाकू करण हो गया, एक साधन हो गया कोई काम करने का, ठीक है। तो यहां पे से का प्रभाव भी चाकू पे पड़ रहा है, तो से खुद में क्या होगी, एक करण कारक हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा, तो मैं किसके द्वारा सूचित कर दूंगा, पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। तो यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, यहाँ पे पत्र का यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे पत्र क्या बना, फिर आपका पत्र एक करण बना, ठीक है। और द्वारा का प्रभाव भी पत्र पे पड़ रहा है, क्योंकि पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, करना, यानी कि कर ना, ये एक क्रिया हो गई। सूचित, सूचित आपका कर्म हो गया, ठीक है। सूचित करना, तो करना का इफेक्ट पड़ रहा है सूचित पे, करना का प्रभाव पड़ रहा है सूचित पे, तो ये आपका कर्म हो गया। देखो साथ साथ में मैं आपको पहचानना भी सिखा रहा हूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कर्ता कर्म और क्रिया को, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कर्म और क्रिया का ही सारा का सारा खेल है, ठीक है। तो मैं हर एक वाक्य में आपको पहचान के भी दे रहा हूं कि हम कैसे पहचानते हैं कर्ता कर्म और क्रिया को, ठीक है। तो यहाँ पे करना, तो ये आपका क्रिया बन रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है इस पे, सूचित पे, तो ये आपका बन गया कर्म, ठीक है। और यहाँ पे पत्र द्वारा सूचित कर रहा है, तो पत्र आपका यहाँ पे बन गया करण, ठीक है। तो ये आपका करण कारक होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, आज भी देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, मतलब भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो यहाँ पे से का भाव छुपा हुआ है, ठीक है। भूखे मतलब भूख से मर रहे हैं, तो किससे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो यहाँ पे भूख क्या हुआ, भूख एक करण हो गया, तो ये आपका करण कारक होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको इसका अपवाद याद रखना है, क्योंकि जहां पे अपवाद होगा वहीं पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपवाद याद नहीं किए होते हैं, तो अपवाद आपको याद करने हैं साथ साथ में, ठीक है। अपवाद को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। अपवाद आपको साथ साथ में याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने करण कारक पढ़ा, तो इसके अपवाद भी आपको साथ साथ में याद करने हैं, ठीक है। तो इसका अपवाद क्या है, जहां पे साथ जाने का बोध हो, जहां पे अंग भंग यानी कि आपके शरीर की टूट फूट, जैसे कि टांग से लंगड़ा, आंख से काना, कान से बहरा, ठीक है। तो जहां पे शरीर की टूट फूट हो, टूट फूट का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे आपका करण कारक होगा, ठीक है। और जहां पे समय को पूछा जा रहा है या फिर समय को बताया जा रहा है, तो वहां पे आपका करण कारक होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूं, तो के साथ जाने का बोध यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सीधा आपका करण कारक हो जाएगा, क्योंकि ये अपवाद है, किसका अपवाद है, करण कारक का, समझ गए। ये आपको रट्टा मारना है कि कहीं पर भी आपको साथ जाने का बोध हो, तो वहां पे आपका करण कारक होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पे शरीर की टूट फूट की बात चल रही है कि वो पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पे अंग भंग होने की बात चल रही है, तो ये भी आपका करण कारक होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला है, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो यहाँ पे समय को पूछा जा रहा है कि भाई कितने बजे हैं, ठीक है। और आप उत्तर दोगे कि भाई 12 बज चुके हैं, मतलब आप समय को बता रहे हैं, तो यहां पर भी आपका करण कारक होगा। अगर आप समय को पूछोगे तब भी करण कारक होगा, अगर आप समय को बताओगे तब भी आपका करण कारक होगा। तो देखो आगे यहाँ पे समय को बताया जा रहा है कि आज शाम 8 बजे पार्टी है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे पार्टी का समय बताया कि 8 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे समय को बताया जा रहा है, तो ये सारे के सारे आपके करण कारक के अपवाद है, तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है संप्रदान कारक। तो इसमें को के लिए हेतु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संप्रदान होता क्या है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता यानी कि काम करने वाला, जिसके लिए कोई क्रिया करे, किसी दूसरे बंदे के लिए कोई क्रिया करें, ठीक है, ये हो गया कर्ता, काम करने वाला।
ये किसी दूसरे बंदे के लिए कोई काम करे तो उसको हम बोलते हैं संप्रदान कारक। मतलब एक पर्सन यानी कि कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करे तो वहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, तो यहाँ पे चिड़िया क्या है, कर्ता है। ये किन के लिए काम कर रही है, ये बच्चों के लिए काम कर रही है। क्या काम कर रही है, दाना लाने का काम कर रही है। ठीक है, तो बच्चों के लिए, तो यहाँ पे के लिए का प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है, तो के लिए यानी कि किसके लिए ला रही है, बच्चों के लिए ला रही है। तो यहाँ पे कर्ता किसी दूसरे के लिए कोई कार्य कर रहा है तो यहां पे आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, आपके वास्ते पुस्तक लेकर आया हूं। ये इसको बोल रहा है कि मैं आपके वास्ते पुस्तक लेकर आया हूं। तो यहां पे मुझे बताइए कि वास्ते कौन सा कारक है, तो ये किसी के लिए कुछ लेकर आया है, कोई कार्य कर रहा है, तो यहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माता जी की खातिर दवा लाया हूं। तो ये अपनी माता जी की खातिर दवा लेकर आया है। ठीक है, दवाई लेकर आया है, तो ये भी किसी के लिए कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका संप्रदान कारक होगा। अब देखो, यहां पे ना ही को का यूज किया जा रहा है, ना ही यहां पे के लिए का यूज किया जा रहा है, और ना ही यहां हेतु का यूज किया जा रहा है। यहां पे देखो वास्ते, खातिर। ठीक है, तो ये सब भी आपके संप्रदान कारक के अंदर ही आएंगे। बस आपको इनका भाव पता होना चाहिए। मतलब यहां पे एक कर्ता जो है वो किसी दूसरे के लिए कार्य करे तो वो आपका संप्रदान कारक होगा। बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, और इस वाक्य में क्या चीज यूज की जा रही है, वास्ते, खातिर, को, के लिए, हेतु। ठीक है, तो ये सभी आपके संप्रदान कारक होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका देखते हैं अपवाद। भैया अपवाद जहां पे होंगे वहां पे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है, तो अपवाद आपको साथ साथ में याद करने हैं। अब देखो इसका अपवाद क्या है, जहां पर भी नमस्कार किया जा रहा हो, प्रणाम किया जा रहा हो। ठीक है, जहां पे सदा के लिए कोई चीज दी जा रही हो, सदा के लिए दी जा रही हो, और जहां पे देवताओं को समर्पित कोई चीज कर रहे हो तो वहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जैसे कि गुरु जी को नमस्कार, तो यहां पे गुरु जी को नमस्कार किया जा रहा है, तो बताइए नमस्कार कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। ठीक है, क्योंकि ये संप्रदान कारक का एक अपवाद है। अगला एग्जाम्पल देखो, माता जी को सादर प्रणाम, फिर से प्रणाम यानी कि नमस्कार करने की बात की जा रही है, तो ये भी आपका संप्रदान कारक होगा। अगला एग्जाम्पल देखो, राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो क्या देता है, दान देता है। तो दान हमेशा सदा के लिए दिया जाता है, तो जहां पे सदा के लिए कोई चीज दी जा रही हो तो वहां पे आपका होगा संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है। तो कोई चीज अगर देवताओं को समर्पित होगी तो वो भी आपका संप्रदान कारक के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये संप्रदान कारक के अपवाद है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे को से संबंधित अभ्यास करेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके लिए है, साथ साथ में आपको ये मुझे बताने हैं कि ये कौन कौन से कारक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चमेली ने पप्पू को कहा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे को कौन सा कारक है, बताइए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि को का प्रभाव पप्पू पे पड़ रहा है, तो पप्पू यहाँ पे क्या है, एक कर्म है। ठीक है, चमेली क्या है, यहाँ पे चमेली यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, को कहा यानी कि कहना, तो कहना यानी कि क्रिया, तो ये क्या हो गई, ये एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पे इस को का प्रभाव पप्पू पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका कर्म कारक हो जाएगा। अगला देखो, अर्चना को पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे को का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो इस को का प्रभाव अर्चना पे पड़ रहा है, और ये अर्चना क्या है, ये अर्चना एक कर्ता है। ठीक है, कर्ता कौन होता है, किसी कार्य को करने वाला। तो यहाँ पे अर्चना क्या कर रही है, पुस्तक को पढ़ रही है या फिर पढ़ना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे को आपका कर्ता कारक होगा। ठीक है, अगला देखो, चरवाहों ने गायों को चराया। अब यहाँ पे चरवाहा क्या है, चरवाहा यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, तो चरवाहों ने गायों को चराया, तो चराया यानी कि चराना, तो चराना आपकी होगी क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे को का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गायों पे पड़ रहा है, तो गायों आपका यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका कर्म कारक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस को का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी। अब देखो भिक्षा हो गई, दान हो गया, तो ये सदा के लिए दिया जाता है।
तो जहां पे सदा के लिए कोई चीज दी जाए वहां पे क्या होगा बताइए मुझे। तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि संप्रदान कारक का एक अपवाद है, जहां पे सदा के लिए कोई चीज दी जा रही हो तो वहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए। अब कोई चीज गरीबों को दी जा रही हो, जैसे कि यहाँ पे सेठ ने गरीबों को कोई चीज दी। क्या चीज दी? कपड़े दिए। ठीक है, तो ये भी सदा के लिए दिए जाते हैं। सेठ वापिस से गरीबों से तो नहीं मांगेगा कि मुझे मेरे कपड़े लौटा दो, नहीं होगा ना। तो ये चीज सदा के लिए दी जा रही है। तो यहाँ पे ये जो को है ये संप्रदान कारक है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कपड़े जो है वो गरीबों को सदा के लिए दिए जा रहे हैं, और जहां पे कोई चीज सदा के लिए दी जाए तो वहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अगला देखो। अगला है वे संतान को लेकर दुखी थे। अब देखो यहां पे क्या है? वे, तो वे आपका हो गया कर्ता। किसके लिए दुखी है? संतान। तो संतान क्या है? आपका करण है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, वे संतान के लिए दुखी थे। ठीक है, के लिए दुखी थे। ठीक है, तो यहां पे कर्ता किसी के लिए दुखी है या फिर कोई कार्य कर रहा है तो वहां पे आपका क्या होगा? करण कारक होगा। तो यहां पे जो कर्ता है वो संतान के लिए क्या है? दुखी है या फिर दुखी थे, तो को लेकर आपका करण कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कर्ता किसी के लिए कोई कार्य कर रहा है या फिर किसी के लिए भाव उत्पन्न कर रहा है, यानी कि दुखी होना, तो यहां पे आपका करण कारक होगा। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं। नौकरी के वास्ते मैं भटकता रहा। यहां पे मैं देखो यहां पे है। अब आप बोलोगे सर कर्ता तो बीच में आ गया इस बार। जी हाँ, कर्ता कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि कर्ता हमेशा आपका स्टार्टिंग में आएगा, नहीं, कर्ता यहाँ पे आपका बीच में है। तो नौकरी के वास्ते यहाँ पे कर्ता किसके लिए? नौकरी के लिए। तो नौकरी क्या है यहाँ पे? करण। किसी के लिए कोई कार्य करना, किसी के लिए भटकना, तो ये आपका करण कारक होगा। ठीक है, के वास्ते, के लिए, के हेतु, तो ये सब आपके करण कारक में होते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो भी करण में पड़ रहा है। ठीक है, नौकरी के वास्ते, नौकरी के लिए, तो यहां पे आपका करण कारक होगा। ठीक है, समझ गए? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना? गुड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक। ये तो सभी को पता होगा कि से का हम यूज करेंगे अलग होने के अर्थ में। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपादान कारक होता क्या है। जिस वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध हो तो वहां पे आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, मतलब विछड़न, मतलब कोई चीज कहीं से अलग हो रही है। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपका अपादान कारक होगा। देखिए कैसे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब देखो ये पेड़ है, ठीक है, यहां से क्या कर रहा है? पत्ता नीचे गिर रहा है, तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, पत्ता जो है उसकी पृथकता हो रही है किससे? पेड़ से हो रही है। तो यहां पे से अपादान कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तोता पिंजरे से उड़ गया। यह है पिंजरा, ठीक है, और यह तोता। तोता पिंजरे से उड़ गया, मतलब तोते की पृथकता हुई किससे हुई? पिंजरे से हुई। तो यहां पे से अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है भारती छत से गिर गई। जो भारती थी वो छत पे चढ़ी हुई थी, अब वो छत से नीचे गिर गई, मतलब भारती और छत का पृथक्करण हुआ, अलग हो गई। ठीक है, तो यहां पर भी आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखो ये हिमालय है, गंगा यहां से निकल रही है। ठीक है, तो यहां पे गंगा और हिमालय का अलगाव हो रहा है, दोनों का अलगाव हो रहा है यहां पे। तो यहां पे से आपका अपादान कारक होगा। क्यों? क्योंकि गंगा और हिमालय का अलगाव हो रहा है यहां पे। ठीक है, दोनों अलग हो रही है एक दूसरे से। समझ गए? चलिए अब देखो फिर से अपवाद आ गए। तो अपवाद भाई आपको साथ साथ में याद करने हैं, हमेशा आपके माइंड में ये होने चाहिए। जब भी आप कारक पढ़ोगे तो आपको अपवाद भी साथ साथ में पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपादान कारक का कौन कौन सा अपवाद है। तो जहां पे भय हो, लज्जा हो, घृणा हो, यानी कि ईर्ष्या हो, तो वहां पे आपका अपादान कारक होगा। इसके साथ साथ अगर कहीं पे तुलना की जा रही हो किसी दोनों चीजों में, ठीक है, किन्हीं दोनों चीजों में या फिर किन्हीं दोनों वस्तुओं में या फिर किन्हीं दोनों व्यक्तियों में तुलना की जा रही हो,
तो वहां पे आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, देखिए कैसे, सीता गीता से बड़ी है, तो यहां पे दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका अपादान कारक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बहू ससुर से शर्माती है, मतलब लज्जा कर रही है। ठीक है, शाइनेस। ठीक है, तो यहां पे क्या है, बहू ससुर से शर्माती है, तो यहां पे शर्माना यानी कि लज्जा करने का सेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सरिता को गंदगी से घृणा है। ठीक है, तो यहां पे घृणा आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गंदगी से घृणा है, तो ये आपका अपादान कारक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चा सांप से डर रहा है, डर यानी कि भय, तो यहां पर भी आपका अपादान कारक होगा, तो बच्चा सांप से डर गया यानी कि अपादान कारक होगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक। अब भाई संबंध तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, माँ बाप से संबंध, भाई बहन से संबंध, टीचर से संबंध, या फिर किसी और से संबंध। ठीक है, तो इसमें आपका मैक्सिमम का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संबंध कारक होता क्या है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या फिर सर्वनाम जो कि आपके कर्ता होते हैं। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध, किसका संबंध, कर्ता का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द यानी कि कोई शब्द होगा, किसी अन्य शब्द, और वो शब्द क्रिया नहीं होगा, मतलब क्रिया को छोड़ के, ये आपका क्रिया नहीं होना चाहिए। क्रिया को छोड़कर कर्ता का किसी दूसरे वाक्य से संबंध जो होगा उसको हम बोलेंगे संबंध कारक। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे कर्ता का किसी से संबंध होगा। ठीक है, भाई से भी हो सकता है, विद्यालय से हो सकता है, मित्र से हो सकता है, या फिर उसके अपने किसी चीज से, यानी कि साइकिल से, घर से, पहचान पत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली संबंध का बोध होगा वाक्य में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। मोहन का भाई आ रहा है, तो किसका भाई, मोहन का भाई, तो इन दोनों में क्या है, संबंध है। क्या संबंध है, कि इसका भाई है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय, तो ये विद्यालय किसका है, मेरा है, तो इस विद्यालय का संबंध क्या है इससे, इससे संबंध ये है कि ये विद्यालय इसका है, या फिर ये इस विद्यालय में पढ़ा हुआ है, तो ये विद्यालय इसका है, तो यहाँ पे कर्ता का संबंध विद्यालय से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है ना कि संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा और सर्वनाम आपके कर्ता होंगे, तो यहाँ पे कर्ता का संबंध किसी वाक्य से होगा, किसी शब्द से होगा, तो यहाँ पे इसका संबंध किससे है, विद्यालय से है। तो मेरा विद्यालय 2 मील दूर है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, आपका संबंध कारक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरे मित्र कल आएंगे, तो मित्र तो ठीक है, लेकिन ये मित्र है किसके, कर्ता के है, यानी कि मेरे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, संबंध है, इन दोनों में मित्र संबंध है। ठीक है, कि ये मित्र है। लास्ट एग्जांपल देखो, अपना परिचय पत्र दिखाओ, तो यहाँ पे ठीक है परिचय पत्र तो है किसी का, लेकिन ये है किसका, अपना, यानी कि इसका है, कर्ता का है, तो यहाँ पे भी संबंध दर्शाया जा रहा है, किसका और किसका, अपना और पहचान पत्र का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे लगा गया है मेरा, रा आ गया, मेरे, रे आ गया, अपना, ना आ गया, तो रा, रे और ना। ठीक है, तो ये कर्ता में छुपे हुए हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे कर्ता का संबंध किसी से होगा, तो वहां पे आपका संबंध कारक होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका अपवाद देख लेते हैं। जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए, तो वहां पे आपका होगा संबंध कारक। सदा के लिए न देना, तो वहां पे आपका होगा संबंध कारक। और जहां पे सदा के लिए दी जाए, सदा के लिए देना, तो वहां पे आपका क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो दोनों में मैच क्या कर रहा है, स और स। ठीक है, तो यहां से आप इनको याद रख पाओगे। संप्रदान यानी कि सदा के लिए दी जाए, संबंध यानी कि सदा के लिए न दी जाए। ठीक है, चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। मैं धोबी को कपड़े देता हूं, तो यहां पे क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि मैं धोबी को कपड़े देता हूं, इस वाक्य में कारक बताइए।
तो देखो मैं धोबी को कपड़े देता हूं तो मैं उससे वापस भी ले लूंगा, वो जब कपड़ों को धो देगा तो मैं उससे कपड़े वापस ले लूंगा। तो यहाँ पे कोई चीज सदा के लिए नहीं दी जा रही है, तो ये आपका संबंध कारक होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, रामू अपने मित्र को पुस्तकें देता है। भैया अपने मित्र को पुस्तकें देता है, लेकिन क्यों देता है? पढ़ने के लिए। ठीक है, उसका मित्र रामू को वापस करेगा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज सदा के लिए नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज सदा के लिए दी जाए वो आपका होगा संप्रदान कारक, जहां पे सदा के लिए न दी जाए वो आपका होगा संबंध कारक। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। तो यहाँ पे में, पर या फिर ऊपर का बोध होगा। तो चलिए देखते हैं अधिकरण की परिभाषा क्या है। वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय और समय का अगर बोध होगा तो वो आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधार कैसा? स्थानाधार, समय आधार, भावाधार। ठीक है, यानी कि भाव। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। तो किस पे बैठा हुआ है? पेड़ पे। तो ये इसका क्या है? आश्रय है। बंदर हमेशा पेड़ पे ही रहते हैं, ये इसका क्या है? आश्रय है, यानी कि यहां पर ही वो रहते हैं। तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मछलियां जल में रहती है। तो मछलियां हमेशा जल में ही रहती है, तो ये इसका क्या है? आश्रय है। ठीक है, आधार है, तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं। तो यहाँ पे कर्ता समय पे आधारित हो गया, यानी कि समयाधार। ठीक है, यहाँ पे कर्ता समय पे आधारित हो गया, तो ये भी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इन दिनों वह पटना गया है। तो वह पटना गया है, तो ये भी उसका आश्रय होगा, यानी कि वो पटना में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे कि वो वहां पे रहता है, वो वहां पे रहती है, वो वहां गया। ठीक है, यहाँ पे आधार का बोध हो, यानी कि आश्रय का बोध हो, तो वहां पे आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है हमारी लास्ट विभक्ति, जिसका नाम है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या होता है? हे, अरे, ए, ओ। यहाँ पे देखो विस्मयादि बोधक का यूज किया जाएगा। ठीक है, वाक्य में विस्मयादि बोधक का यूज किया जाएगा। अब देखिए संबोधन कारक होता क्या है? संज्ञा का जो रूप किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। मतलब किसी को पुकारना, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अरे इधर आना, तो यहाँ पे मैं अरे का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं उसको पुकार रहा हूं, तो अरे आपका क्या हो गया? संबोधन हो गया। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हे प्रभु मुझ पे दया करो। तो यहाँ पे मैं प्रभु को पुकार रहा हूं, हे प्रभु, और साथ में विस्मयादि बोधक यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए भाई, पहले मेरी बात तो सुनो। तो यहाँ पे ए भाई, मैं उसको पुकार रहा हूं। ठीक है, और साथ में विस्मयादि बोधक लगा होगा। नेक्स्ट क्या है? अरे इधर आओ। तो यहाँ पे मैं अरे बोल के उसको पुकार रहा हूं कि भाई इधर आओ। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों छत पे मत चढ़ना। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पुकार रहा हूं और उनको बता रहा हूं कि छत पे मत चढ़ना। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया? यहाँ पे संबोधन कारक हो गया। ठीक है, आई होप आपके लिए आज का लेक्चर काफी फायदेमंद रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने नॉर्मल लेवल से लेके हार्ड लेवल तक कारक को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आपको एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, बस शर्त इतना है कि आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे डालता है और आपको उनमें से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट आपने जरूर लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो लाइक प्लीज करके जाइएगा, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है t.me/gradupstudy। और इंस्टाग्राम पे आप सभी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका लिंक है instagram.com/gradupstudy.official। और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक है facebook.com/gradupstudy। इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।